आज इस वीडियो में हम लोग कवर करेंगे ऑर्डर 38 का जो सेकंड सब्जेक्ट है अटैचमेंट बिफोर जजमेंट, उसको हम लोगों ने कवर करना है। लास्ट रूल जो है इसके रूल 5 to 13 वो इसी सब्जेक्ट से डील करते हैं। इसको स्टार्ट करते हैं। रूल 5 कहता है वेयर डिफेंडेंट में बी कॉल्ड अपॉन टू फर्निश सिक्योरिटी फॉर प्रोडक्शन ऑफ प्रॉपर्टी। मतलब जिस प्रॉपर्टी से मुतल्लक इसे सिक्योरिटी ली जा सकती है ना, उसकी प्रोडक्शन से मतलब वो उससे कब कोर्ट जो है वो उससे सिक्योरिटी तलब कर सकती है उसकी प्रॉपर्टी के बारे में। ये रूल 5 इससे डील करता है। वो कह रहे हैं वियर एट एनी स्टेज ऑफ अ सूट द कोर्ट इज सेटिस्फाइड बाय एफिडेविट और अदरवाइज। सूट के किसी भी स्टेज पर अगर कोर्ट सेटिस्फाई हो जाती है बयान हल्फी के थ्रू या किसी दरख्वास्त के थ्रू दैट द डिफेंडेंट विद इंटेंशन टू ऑब्स्ट्रक्ट और डिले द एग्जीक्यूशन ऑफ एनी डिक्री दैट में बी पास्ड अगेंस्ट हिम, कि डिफेंडेंट की इंटेंशन है कि जो भी डिक्री इन फ्यूचर उसके अगेंस्ट पास होनी है वो उस डिक्री की एग्जीक्यूशन को डिले और ऑब्स्ट्रक्ट करने की उसकी इंटेंशन है। अगर कोर्ट सेटिस्फाई हो गई है और इंटेंशन उसकी किस तरह क्लियर हो रही है कि उसकी वाकई ऐसी इंटेंशन है कि और कोर्ट किस तरह सेटिस्फाई हो रही है इज़ अबाउट टू डिस्पोज ऑफ ऑल और एनी पार्ट ऑफ हिज प्रॉपर्टी। मतलब वो जो डिफेंडेंट है ना, वो अपनी प्रॉपर्टी को या तो मुकम्मल तौर पर उसका किसी हिस्सा इसको डिस्पोज ऑफ कर देता है, मतलब सेल कर दिया, फर्दर आगे इसको ट्रांसफ़र कर दिया, और इज़ अबाउट टू रिमूव द होल और एनी पार्ट ऑफ हिज प्रॉपर्टी फ्रॉम द, या फिर कोर्ट की लोकल लिमिट ऑफ जुरिस्डिक्शन से उसकी जो प्रॉपर्टी है उसको मुकम्मल तौर पर उसका कुछ हिस्सा रिमूव करवा दे। अगर वो ऐसा एक्शन करता है जिससे कोर्ट को सेटिस्फेक्शन हो जाती है कि भई इन फ्यूचर जो इसके अगेंस्ट डिक्री पास होनी है ना, जानबूझ के ऐसा एक्शन कर रहा है क्योंकि इसकी इंटेंशन है कि भई जो डिक्री मेरे अगेंस्ट पास होगी इन फ्यूचर मैं उसकी एग्जीक्यूशन को ऑब्स्ट्रक्ट करूँ, डिले करवाऊँ। कोर्ट डायरेक्शन देगी डिफेंडेंट को विदिन अ टाइम टू बी फिक्स्ड बाय इट। जो टाइम लिमिट उसने फिक्स किया होगा कि या तो वो इधर टू फर्निश सिक्योरिटी की, या तो वो जो सिक्योरिटी जमा करवा दे, उतनी अमाउंट जमा करवा दे सिक्योरिटी की मद में जो कि ऑर्डर में स्पेसिफाई कर दी। सेकंडली वो कहता है कि उसे कह सकती है कि टू प्रोड्यूस एंड प्लेस एट द डिस्पोजल ऑफ द कोर्ट व्हेन रिक्वायर्ड द सेट प्रॉपर्टी और द वैल्यू ऑफ द सेम और सच पोर्शन देयर ऑफ एस में बी सफिशिएंट टू सेटिस्फाई द डिक्री। या फिर उसे कहती है कि भाई या तो आप अपनी वैल्यू या उसका कोई पोर्शन जो है वो कोर्ट में डिक्री को सेटिस्फेक्शन के लिए प्लेस कोर्ट की कस्टडी में रखवा दो, या फिर उतनी ही प्रॉपर्टी की या उसके पोर्शन की मालियत का सम जो है वो कोर्ट में आप जमा करवा दो। थर्ड उसे कह सकती हो टू अपेयर एंड शो काउज व्हाई ही शुड नॉट फर्निश सिक्योरिटी, और साथ में से कहती है कि कोर्ट में अपेयर हो और वजह बताएं कि क्यों हमें आपसे सिक्योरिटी नहीं लेनी चाहिए। सब रूल 2 कहता है द प्लेंटिफ शेल अनलेस द कोर्ट अदरवाइज डायरेक्ट स्पेसिफाई द प्रॉपर्टी रिक्वायर्ड टू बी अटैच एंड द एस्टिमेटेड वैल्यू देयर ऑफ। जो कि अब ये डिफेंडर की प्रॉपर्टी को प्लेंटिफ अटैच करवाना चाहता है, तो ये प्लेंटिफ पर ऑब्लिगेशन है कि उसने जो प्रॉपर्टीज़ की अटैच करवाना चाहता है ना, उसको स्पेसिफाई करना है कोर्ट में, और उसकी एस्टिमेटेड वैल्यू भी बतानी है कि इसकी कितनी वैल्यू है इस प्रॉपर्टी की। अब जो है कोर्ट ये ऐसा इस पर ऑब्लिगेशन है, लेकिन अगर इसको करने की ज़रूरत नहीं अगर कोर्ट इससे ऑपोजिट इसे कोई डायरेक्शन दे दे। सब रूल 3 कहता है द कोर्ट में आल्सो इन द ऑर्डर डायरेक्ट द कंडीशनल अटैचमेंट ऑफ द होल और एनी पोर्शन ऑफ द प्रॉपर्टी सो स्पेसिफाइड। मतलब जो प्रॉपर्टी स्पेसिफाई की गई है उसको मुकम्मल तौर पर या उसके किसी पोर्शन को कंडीशनल अटैचमेंट करने का भी ऑर्डर जो है वो कोर्ट पास कर सकती है। कंडीशनल अटैचमेंट होती है कि कोर्ट अटैच कर रहा है लेकिन कुछ टर्म्स और कंडीशन पर, मतलब किसी कंडीशन की बेस पर उसको अटैच करना, मतलब कहते हैं फलां हिस्सा अटैच किया जाएगा, फलां नहीं किया जाएगा, या इतने टाइम पीरियड के लिए अटैच किया जाएगा, या इतनी मालियत के लिए इसे अटैच किया जाएगा, और अगर ये पैसे दे देता है तो उसकी अटैचमेंट को हम लोग रीअटैच कर देंगे, विथड्रॉ टू अटैचमेंट कर देंगे। मतलब कुछ अटैचमेंट के साथ अगर कोई कंडीशन अटैच करना चाहे तो कोर्ट कर सकती है। Next rule 6 attachment where cows not shown or security not furnished. Sub rule 1 states that where the defendant failed to show cows why he should not furnish security, failed to furnish the security required within a time fixed by the court। वो कह रहे हैं जो टाइम लिमिट कोर्ट ने दिया था ना इसे सिक्योरिटी जमा करवाने के लिए और शो काउज देने के लिए कि क्यों उसकी प्रॉपर्टी को अटैच नहीं करना चाहिए, इसे सिक्योरिटी नहीं जमा करवानी चाहिए, वो उस टाइम लिमिट के अंदर ना तो वो सफिशिएंट काउज दे पाता है कि क्यों उससे सिक्योरिटी नहीं लेनी चाहिए, ना सिक्योरिटी जमा करवा पाता है। देन कोर्ट के पास क्या पावर है, द कोर्ट में ऑर्डर दैट द प्रॉपर्टी स्पेसिफाइड सच पोर्शन देयर वाज सफिशिएंट टू सेटिस्फाई डिक्री विच में पास इन द सूट में अटैच। मतलब अब कोर्ट क्या कर सकती है, वो कह सकते हैं कि जो भी डिक्री इसके अगेंस्ट सूट में पास होनी है ना, उसकी मद में जो भी प्रॉपर्टी का या तो पूरी या उसका कोई पोर्शन उसे लगता है कि ये जो डिक्री फ्यूचर इसके अगेंस्ट इसके पास होगी उसको सेटिस्फाई करने के लिए इस पूरी प्रॉपर्टी का इसके पोर्शन को अटैच करना सफिशिएंट होगा, तो वो उसको अटैच करने का ऑर्डर दे सकती है। सब रूल 2 वेयर द डिफेंडेंट शोज सच काउज और फर्निश रिक्वायर्ड सिक्योरिटी। अगर वो सफिशिएंट काउज भी दे दे कि क्यों उसे सिक्योरिटी नहीं जमा करवानी चाहिए और सिक्योरिटी भी जमा करवा दे, एंड द प्रॉपर्टी स्पेसिफाइड एनी पोर्शन, लेकिन जो प्रॉपर्टी है या उसका कोई पोर्शन अटैच हो चुका है, हैज़ बीन अटैच मतलब पास्ट परफेक्ट सेंटेंस की अटैच हो चुका है, द कोर्ट शैल ऑर्डर द अटैचमेंट टू विथड्रॉन मेक सच ऑर्डर सिंग। तो कोर्ट जो है वो ऑर्डर करेगी कि भाई इस अटैचमेंट को विथड्रॉ कर लिया जाए, और कोई ऑर्डर जो उसे बेहतर लगेगा वो पास कर सकती है। रूल 7 है मूड ऑफ मेकिंग अटैचमेंट सेव एज अदरवाइज एक्सप्रेसिवली प्रोवाइडेड द अटैचमेंट शैल बी मेड इन द मैनर प्रोवाइडेड फॉर द अटैचमेंट प्रॉपर्टी। मतलब ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन ऑफ अ डिक्री जिस तरह प्रॉपर्टी को अटैच किया जाता है उस टाइम जो प्रोसीजर फॉलो किया जाता है, इसी तरह बिफोर पासिंग ऑफ अ जजमेंट अगर प्रॉपर्टी की आपने अटैचमेंट करनी है तो तब वो भी इसी तरीका कार के तहत ही होगी जब डिक्री पास होने के बाद ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन ऑफ अ डिक्री प्रॉपर्टी की अटैचमेंट होती
होती है, उस टाइम जो प्रोसीजर फ़ॉलो किया जाता है, अगर डिक्री पास होने से पहले आपने प्रॉपर्टी को अटैच करना है, तब भी वही सेम प्रोसीजर फ़ॉलो किया जाएगा। लेकिन इस जनरल की एक्सेप्शन है कि अगर किसी जगह पे एक्सप्रेसिवली, मतलब अगर किसी जगह पे लॉ में एक्सप्रेसिवली प्रोवाइड किया हो कि नहीं भई इस तरह नहीं, इस तरह अटैच करना है, तो तब वो प्रोसीजर फ़ॉलो किया जाएगा। नेक्स्ट आ जाता है रूल 8, इन्वेस्टिगेशन ऑफ क्लेम टू प्रॉपर्टी अटैच बिफोर जजमेंट। मतलब अगर कोई प्रॉपर्टी जजमेंट से पहले अटैच हो रही है, जजमेंट पास होने से पहले अटैच हो रही है, उसी अटैच प्रॉपर्टी से मतलब किसी पर्सन का कोई क्लेम है, तो उसकी इन्वेस्टिगेशन किस तरह की जाएगी। रूल 8, वेयर एनी क्लेम इज प्रेफर टू प्रॉपर्टी अटैच बिफोर जजमेंट। मतलब अगर कोई प्रॉपर्टी जजमेंट पास होने से पहले अटैच हो गई, उस प्रॉपर्टी से मतलब कोई क्लेम है किसी पार्टी का, सच क्लेम शेल बी इन्वेस्टिगेटेड इन द मैनर हेयर बिफोर प्रोवाइडेड फॉर द इन्वेस्टिगेशन ऑफ अ क्लेम टू बी प्रॉपर्टी अटैच इन एग्जीक्यूशन ऑफ अ डिक्री फॉर द पेमेंट ऑफ मनी। अब वो कह रहे हैं ये क्लेम इस अटैच प्रॉपर्टी से मतलब इसी रूल्स एंड रेगुलेशन के मुताबिक डिसाइड होगा, उसकी इन्वेस्टिगेशन इसी तरह होगी जिस तरह जो कोई प्रॉपर्टी कोई डिक्री पास होती है ना पेमेंट ऑफ मनी से मतलब, उस पेमेंट ऑफ मनी कि डिक्री में फॉर द एग्जीक्यूशन ऑफ डिक्री कोई प्रॉपर्टी अटैच होती है और उस अटैच प्रॉपर्टी से मतलब अगर कोई क्लेम अराइज हो जाता है, तो जिस तरह उसकी इन्वेस्टिगेशन की जाती है, इसी तरह यहाँ पर भी अगर जजमेंट पास होने से पहले कोई प्रॉपर्टी अटैच हो जाती है और उसके मतलब कोई क्लेम आता है, तो उसकी इन्वेस्टिगेशन भी उन्हीं सेम रूल्स के मुताबिक होगी। रूल 9, रिमूवल ऑफ अटैचमेंट व्हेन सिक्योरिटी फर्निश और सूट डिसमिस। वेयर एन ऑर्डर इज मेड फॉर अटैचमेंट बिफोर जजमेंट। अगर जजमेंट पास होने से पहले अटैचमेंट का ऑर्डर आया, तो कोर्ट शैल ऑर्डर द अटैचमेंट टू बी विथड्रॉन व्हेन द डिफेंडेड फर्निश द सिक्योरिटी रिक्वायर्ड। जिस पर्पस के लिए अटैच हुई थी, अगर उसने सिक्योरिटी के लिए हुई थी ना, कि उसने सिक्योरिटी जमा नहीं करवाई थी, उसने सिक्योरिटी जमा करवा दी, कोर्ट ऑर्डर देगा कि भाई अब इस विथड्रॉ कर दो इस अटैचमेंट को। लेकिन वो सिक्योरिटी जमा करवाता है, रिक्वायर्ड सिक्योरिटी को जमा करवाता है सिक्योरिटी के साथ और कॉस्ट ऑफ अटैचमेंट के साथ। जब वो जमा करवा देता है और अगर सूट ही डिसमिस हो जाए, देन कोर्ट ऑर्डर देती है कि जो ये प्रॉपर्टी अटैच हुई है ना बिफोर जजमेंट, इसको विथड्रॉ कर दें इस अटैचमेंट को। रूल 10 कहता है अटैचमेंट बिफोर जजमेंट नॉट इफेक्ट राइट ऑफ अ स्ट्रेंजर नॉर बार डिक्री होल्डर फ्रॉम अप्लाइंग फॉर रीसेल। मतलब ये कि अगर कोई प्रॉपर्टी जजमेंट पास होने से पहले अटैच हुई है, तो उस अटैचमेंट का ना तो किसी स्ट्रेंजर के राइट पर इफेक्ट है, ना ही कोई डिक्री होल्डर के राइट पर इफेक्ट है, वो सेल के लिए अप्लाई कर सकता है। अब इसमें क्या कह रहे हैं, अटैचमेंट बिफोर जजमेंट शैल नॉट इफेक्ट द राइट एक्जिस्टिंग पीरियड टू अटैचमेंट। मतलब इस अटैचमेंट से पहले अगर किसी पर्सन का कोई राइट था इस अटैच प्रॉपर्टी से मतलब जजमेंट से पहले कोई प्रॉपर्टी अटैच हो गई है, लेकिन उसका किसी तरह भी कोई इफ़ेक्ट नहीं है उस राइट पर जो कि इस अटैचमेंट के होने से पहले किसी पर्सन का एग्जिस्ट करता है, ऑफ अ पर्सन, उस पर्सन का जो कि सूट की पार्टी नहीं है। और नॉर बार एनी पर्सन होल्डिंग अ डिग्री अगेंस्ट अ डिफेंडर फॉर अप्लाइंग फॉर द सेल ऑफ प्रॉपर्टी अंडर अटैचमेंट एंड एग्जीक्यूशन ऑफ सच डिग्री। इसी तरह अगर किसी पर्सन की, इस डिफेंडेड की जिसकी प्रॉपर्टी आपने अटैच की है, उसके अगेंस्ट किसी कोई पर्सन पहले ही डिक्री होल्डर है और ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन ऑफ अ डिक्री वो इस प्रॉपर्टी की सेल का दावा करता है, जो प्रॉपर्टी अब आपने फर्दर किसी केस में अटैच कर ली है, तो वो उस पर्सन को भी बार नहीं किया जाएगा ये कह के कि भाई अब ये प्रॉपर्टी तो इस केस के अंदर अटैच हुई हुई है। इसको हम एक एग्जांपल के साथ समझते हैं। मिसाल के तौर पर मिस्टर ए हैं, उनकी एक प्रॉपर्टी के अगेंस्ट डिक्री आई हुई है ऑलरेडी मिस्टर जी के फेवर में। उनकी प्रॉपर्टी है कोई फैसलाबाद में और वो प्रॉपर्टी ऑलरेडी उसके अगेंस्ट जो है डिक्री आई हुई है इन फेवर ऑफ मिस्टर जी। अब वही प्रॉपर्टी अब मिस्टर ए का केस चलता है मिस्टर बी के साथ कोई, तो मिस्टर बी कहते हैं कि भई ये मेरी डिक्री को सैटिस्फाई करने के लिए ना मिस्टर ए की जो फैसलाबाद वाली प्रॉपर्टी को ना अटैच कर लें। कोर्ट ने अटैच कर लिया कि ठीक है, जो कोर्ट आएगा और ऑर्डर बाद में मिस्टर ए के अगेंस्ट इस सूट में मिस्टर ए और बी के, तो मिस्टर ए की प्रॉपर्टी को ना सेल करके हम इसके क्लेम को सैटिस्फाई करवा देंगे। मिस्टर जी आ गए, उन्होंने कहा भई मेरे पास तो ऑलरेडी मैं डिक्री होल्डर हूँ और मेरी डिक्री को एग्जीक्यूशन करवाने के लिए जो प्रॉपर्टी अब आपने इस केस के अंदर अटैच की हुई है ना, उसको आप सेल करवाएँ। तो अब आप उसे ये कह के नहीं कह सकते कि भई ये तो अब इस केस के अंदर प्रॉपर्टी अटैच हो गई है, तो वो डिक्री होल्डर के राइट पे इम्पैक्ट नहीं होगा। मिस्टर जी यहाँ पर वो फैसलाबाद वाली प्रॉपर्टी की सेल करवाने का राइट रखते हैं, बेशक वो मिस्टर ए और बी वाले सूट में प्रॉपर्टी अटैच आपने की हुई हो। रूल 11, प्रॉपर्टी अटैच बिफोर जजमेंट नॉट टू बी रीअटैच इन एग्जीक्यूशन ऑफ डिक्री।
अच्छा, वो कह रहे हैं कि अगर कोई प्रॉपर्टी अटैच हुई हुई है जजमेंट पास होने से पहले ही, तो अब हो सकता है एग्ज़ीक्यूशन ऑफ अ डिक्री के दौरान आपको उसको दोबारा रीअटैच करवाने की ज़रूरत नहीं है। सिंपल सा रूल है, वो कह रहे हैं कि वेयर प्रॉपर्टी इज़ अंडर अटैचमेंट बाय virtue ऑफ द प्रोविजन ऑफ दिस ऑर्डर। इस ऑर्डर के प्रयोग के तहत अगर कोई प्रॉपर्टी पहले ही ऑलरेडी अटैच है एंड डिक्री सब्सिक्वेंटली पास इन फेवर ऑफ द प्लेंटिफ, और फिर प्लेंटिफ के कहने पर ये अटैच हुई थी और बाद में डिक्री भी उसके फेवर में आ गई। इट शैल नॉट बी नेसेसरी अपॉन एन एप्लीकेशन फॉर एग्जीक्यूशन ऑफ अ डिक्री। अब वो जब डिक्री की एग्जीक्यूशन की दरख्वास्त देता है तो ज़रूरी नहीं है कि वो दोबारा अप्लाई करे इस प्रॉपर्टी की रीअटैचमेंट के लिए। कितनी दफ़ा अटैच करवाना है इसने उसे। रूल 12, एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस नॉट अटैचेबल बिफोर जजमेंट, मतलब कि एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस को आप जजमेंट पास होने से पहले इनकी अटैचमेंट का ऑर्डर नहीं दे सकते। नथिंग इन दिस ऑर्डर शैल बी डीम्ड टू ऑथराइज अ प्लेंटिफ टू अप्लाई फॉर द अटैचमेंट ऑफ एनी एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस इन द पोसेशन ऑफ एन एग्रीकल्चरस्ट, मतलब कोई एग्रीकल्चरस्ट की पोसेशन में कोई एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस है तो जजमेंट पास होने से पहले प्लेंटिफ का ये राइट नहीं है कि वो उसको एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस की अटैचमेंट के लिए दरख्वास्त दे। मतलब एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस आप लोगों ने अटैच करवाने हैं तो वो आपको जजमेंट के बाद ही आप करवा सकते हो, जजमेंट से पहले नहीं करवा सकते। और टू एम्पावर द कोर्ट टू ऑर्डर द अटैचमेंट और प्रोडक्शन ऑफ सच प्रोड्यूस, और ना ही कोर्ट के पास ये पावर है कि भई वो इस तरह की अटैचमेंट और इसकी ऑर्डर दे इस तरह की अटैचमेंट का, या उसको कहे कि भई आप अपनी एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस कोर्ट में लेकर आएँ। वो इस तरह का कोर्ट के पास भी पावर नहीं कि वो ऐसा ऑर्डर दे सके। एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मतलब कोई फसलें वगैरह। सो रूल 30 कहता है स्मॉल काउसेज कोर्ट नोट टू अटैच इमूवेबल प्रॉपर्टी। नथिंग इन दिस ऑर्डर शैल बी डीम्ड टू एम्पावर एनी कोर्ट ऑफ स्मॉल काउसेज टू मेक एन ऑर्डर फॉर द अटैचमेंट ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी। वगैरह इस ऑर्डर के अंदर कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो कि कोर्ट को एम्पावर करे स्मॉल काउसेज कोर्ट को कि वो अटैचमेंट ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी का ऑर्डर पास करे। सो सिंपल इज दैट रूल 13 ये कहता है कि स्मॉल काउसेज कोर्ट जो है ना, वो इमूवेबल प्रॉपर्टी की अटैचमेंट का ऑर्डर नहीं पास कर सकती। जो रूल 30 के अंदर एक सिंपल बताई गई है बात। सो इस तरह हमारे पास जो उसका सेकंड सब्जेक्ट था ऑर्डर 38 का अटैचमेंट फॉर जजमेंट, वो भी कंप्लीट हो गया। रूल 5 टू 13 इससे मतलब डील कर रहे थे। सो इस तरह ही हमारा ऑर्डर 38 का लास्ट पोर्शन भी कंप्लीट हो गया और ऑर्डर 38 भी कंप्लीट हो गया। अगर इसको भी एक समराइज वे में समझने की कोशिश करेंगे, बेसिकली ये जो लास्ट रूल्स हैं उनमें क्या बात की गई है, एक समरी बनाकर इसको याद डिस्कस करने की कोशिश करें तो समरी इसकी यही बनती है कि एक मिस्टर डिफेंडेड है केस में, और उनके मतलब कोर्ट को दरख्वास्त मिलती है या एफिडेविट मिलता है जिसमें कोर्ट को ये शो किया जाता है कि भई ये जो मिस्टर डिफेंडेड है ना, ये कोर्ट की लोकल लिमिट ऑफ जुरिस्डिक्शन से अपनी प्रॉपर्टी को डिस्पोज़ ऑफ कर रहे हैं, या अपनी ये प्रॉपर्टी को डिस्पोज़ कर रहे हैं, या उसके किसी पोर्शन को डिस्पोज़ कर रहे हैं, यानी सेल कर रहे, ट्रांसफ़र कर रहे, किसी भी तरह उस प्रॉपर्टी को आगे किसी को ट्रांसफ़र कर रहे हैं या उस पे कोई चार्ज क्रिएट करवा रहे हैं। पर्पज़ इनके पीछे, इनकी इंटेंशन ये है ऐसा करने की कि जो कोई इन फ्यूचर इनके अगेंस्ट डिक्री पास हो ना, वो इसकी एग्ज़ीक्यूशन को डिले कर सकें। और कोर्ट को भी लगता है कि भई अगर इसने ऐसा ये जो एक्शन कर रहा है और इन फ्यूचर इसके अगेंस्ट कोई डिक्री आएगी, इसने तो कोई प्रॉपर्टी ही ना छोड़ी होगी, तो मैं किस तरह प्लेंटिफ के क्लेम को सैटिस्फाई करवाऊँगा। और प्लेंटिफ भी कोर्ट में आकर उसको कोर्ट में दरख्वास्त दे देता है कि ये इसकी प्रॉपर्टी है, ये मैं आपको स्पेसिफ़ाई कर रहा हूँ, इतनी इसकी वैल्यू है, आप काइंडली इसे अटैच करवाएँ, क्योंकि मुझे शुबा है कि ये जानबूझ के कर रहा है ताकि जब फ्यूचर में इसके अगेंस्ट डिक्री पास हो ना, तो वो उसकी सैटिस्फैक्शन ना करवा सके। तो कोर्ट फिर क्या करती है, कोर्ट पहले डायरेक्टली तौर पर इसकी प्रॉपर्टी फर्स्टली स्टेज पे अटैच नहीं करती, बल्कि इसको एक शो कॉज़ नोटिस देती है और उसे कहती है कि भई आप ना सिक्योरिटी जमा करवा दो, या तो फिर आप ऐसा करो कि जो आपकी प्रॉपर्टी ये कह रहा है ना, जिससे क्लेम आप सैटिस्फाई करवा सकते हो, वो प्रॉपर्टी आप कोर्ट की कस्टडी में दे दो, या फिर उसी प्रॉपर्टी की मालियत जितना जितना आपके अगेंस्ट क्लेम है और डिक्री सैटिस्फाई हो सकती है, उतने पैसे आप कोर्ट में जमा करवा दो। अब अगर तो आप, और उसके लिए आपको एक टाइम पीरियड दे देती है। अब अगर आप उस टाइम लिमिट के अंदर वो सिक्योरिटी जमा करवा देते हो या प्रॉपर्टी कोर्ट की कस्टडी में दे देते हो, या उस प्रॉपर्टी जितना आपके ऊपर क्लेम है, डिक्री सैटिस्फाई जितने पैसों से हो सकती है उतने पैसे जमा करवा देते हो, तब तो ठीक है, कोर्ट आपकी प्रॉपर्टी को अटैच करने का ऑर्डर नहीं देगी। लेकिन अगर आप नहीं करते तो कोर्ट आपकी प्रॉपर्टी को अटैच करने का ऑर्डर दे देगी। अब ये अटैचमेंट बिल्कुल इसी तरीकाकार के तहत होती है कि जिस तरह अगर आपके अगेंस्ट डिक्री पास होती है और डिक्री पास होने के बाद ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन ऑफ अ डिक्री जिस तरह अटैचमेंट होती है प्रॉपर्टी की, उन्हीं रूल्स एंड रेगुलेशन के तहत अगर जजमेंट पास होने से पहले आपकी प्रॉपर्टी अटैच की जा रही है तो वो भी उन्हीं रूल्स एंड रेगुलेशन के तहत होती है। और अगर अब आपकी प्रॉपर्टी अटैच हो जाती है, अगर आप बाद में कोर्ट में सिक्योरिटी जमा करवा देते हो प्लस कॉस्ट ऑफ अटैचमेंट जमा करवा देते हो, तो कोर्ट आपकी प्रॉपर्टी को रीअटैच कर देगी। ये था अटैचमेंट का तरीकाकार। इसके बावजूद जो है आपकी कोई एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस है तो उसको कोर्ट आपकी अटैच नहीं करवा सकती। इसी तरह स्मॉल हाउसेस कोर्ट जो है वो इमूवेबल प्रॉपर्टी को अटैच नहीं करवा सकती। और अगर आपकी प्रॉपर्टी जो अटैच हुई है
वो पहले ही कोई डिग्री होल्डर या कोई स्ट्रेंजर उससे मुतल्लक अटैचमेंट से पहले कोई राइट रखता हो, तो ये अटैचमेंट उनके राइट पर भी इम्पैक्ट नहीं करती। तो ये हमारे पास इसका ब्रीफ सा कॉन्सेप्ट था, जो कि ये सारी बातें इस ऑर्डर के जो लास्ट रूल है उनमें यही सारी चीज़ें डिस्कस की गई थी, जिसको मैंने एक समराइज वे में कवर कर दिया। अब इसके साथ हमारा ऑर्डर 38 तो कंप्लीट हो गया, लेकिन इसके साथ ही एक क्वेश्चन जो है वो अक्सर स्टूडेंट के माइंड में रेज़ होता है, जो कि कंफ्यूज करता है, वो ये है कि अगर आपको पता था कि इस पर्सन के पास ये प्रॉपर्टी है, तो आप कोर्ट को ऑर्डर 39 की तो भी दरख्वास्त दे सकते थे कि कोर्ट इसे स्टे का ऑर्डर ग्रांट कर दे इस प्रॉपर्टी के अगेंस्ट, के जब तक हमारे दरमियान ये केस चल रहा है, कोर्ट स्टे लगा दे कि ये पर्सन अपनी प्रॉपर्टी को बेच नहीं सकता। तो आपने ऑर्डर 39 की प्रोसीडिंग भी तो कर सकते थे, आपने ऑर्डर 38 की प्रोसीडिंग को क्यों ज़रूरी समझा? ऑर्डर 38 के रूल 5 के तहत ही क्यों दरख्वास्त दी कि कोर्ट इसकी प्रॉपर्टी को अटैच करवाए, ताकि इन फ्यूचर जो डिक्री इसके अगेंस्ट पास हो वो इसको सेटिस्फाई करवा सके। ऐसा आप क्यों कर रहे हैं? आप ऑर्डर 39 की दरख्वास्त क्यों नहीं दे रहे हैं? आप ऑर्डर 38 की दरख्वास्त क्यों दे रहे हैं? तो इसके पीछे प्रूडेंस ये है कि ऑर्डर 39 की प्रोसीडिंग तब फॉलो होती है किसी प्रॉपर्टी से मुतल्लक, जब वो प्रॉपर्टी डायरेक्ट इन डिस्प्यूट हो सूट के अंदर, मतलब सूट के अंदर डिस्प्यूट ही उसी प्रॉपर्टी से मुतल्लक होगा ना, तब उस प्रॉपर्टी के मुतल्लक ऑर्डर 39 की प्रोसीडिंग होगी। मतलब अगर केस चल रहा है कि ये फ़लाँ प्रॉपर्टी है, इसको हमें ख़तरा है कि ये इसे बेच देंगे, और जब वो डायरेक्ट प्रॉपर्टी वही सूट के अंदर डिस्प्यूट ही उसी प्रॉपर्टी के मुतल्लक है, तब तो ऑर्डर 39 के तहत कोर्ट स्टे ग्रांट करेगा, तब वो इंजेक्शन का ऑर्डर देगा उस प्रॉपर्टी के मतलब ऑर्डर 39 के तहत। लेकिन अगर वो प्रॉपर्टी इन डिस्प्यूट है ही नहीं, और आपको पता है कि इस पर्सन के पास ये प्रॉपर्टी है और मेरा ये क्लेम सेटिस्फाई कर सकता है, इसके पास हैं इतने पैसे, तब आप लोग उस प्रॉपर्टी के मतलब स्टे की दरख्वास्त नहीं दे सकते। तब आप, क्योंकि वो डायरेक्टली इन डिस्प्यूट नहीं है, वो प्रॉपर्टी उस प्रॉपर्टी से मतलब डिस्प्यूट नहीं है, आपका जस्ट डिफेंडेड के साथ डिस्प्यूट है, उसकी उस प्रॉपर्टी से मतलब नहीं। तब आप ऑर्डर 39 के नहीं, आप ऑर्डर 38 की दरख्वास्त देते हो कि कोर्ट उसकी प्रॉपर्टी को अटैच कर ले, ताकि जब तक फैसला नहीं आता वो आगे उस प्रॉपर्टी को बेच ना सके। अटैचमेंट करवाने के पीछे आपका ये लॉजिक है, ताकि आपके अगेंस्ट जब फ्यूचर में आपके फेवर में डिक्री आए, आप सेटिस्फाई हो सको। सो ये ऑर्डर 38 और 39 के अंदर प्रोसीडिंग का थोड़ा-सा डिफरेंस था कि क्यों आप लोग ऑर्डर 38 की प्रोसीडिंग को फॉलो करते हो, ऑर्डर 39 को नहीं करते। सो ये हमारे पास ऑर्डर 38 था, और इसी के साथ हमारा ऑर्डर कंप्लीट हो गया।